बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉक टेस्ट फॉर आर HEC स्कॉलरशिप टेस्ट। और जैसे एज यूजुअल हमारे पास 50 MCQs होते हैं, इसमें भी हमारे पास 50 MCQs हैं। 15 MCQs हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन के हैं। उसके बाद 10 MCQs हमारे पास एनएलजी के होंगे। 5 MCQs हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन के हैं। 10 MCQs हमारे पास सिनोनिम्स के और 10 MCQs हमारे पास किसके हैं, एंटोनिम्स के। एज पर योर पास पेपर्स हमने इसको अरेंज किया है। उसके साथ ही मैं एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ पहली दफा इस मॉक टेस्ट को देख रहे हैं और उनको इससे पहले सीरीज का नहीं पता था, मैं उनको बता दूं उनकी आसानी के लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले जो टेस्ट हमारे हो चुके हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, उनका लिंक भी डाल दिया है, जहां से वो डाउनलोड करके अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसकी वीडियो डिस्कशन का भी लिंक डाल दिया है ताकि उनके लिए आसानी रहे। इसके साथ इंट्रोडक्शन, जो हमारा HEC स्कॉलरशिप टेस्ट का जो पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। और साथ ही साथ मैं तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल, मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है इंग्लिश विद सर अजीम, उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही टेस्ट शेयर हो आप फौरन उसको अटेम्प्ट कर सके। हमारे तमाम टेस्ट जो है वो मैं तमाम टेस्ट किस में शेयर करता हूं, अपने व्हाट्सएप चैनल में। तो आपने लाजमी तौर पर दोनों को सब्सक्राइब कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। हैड ही नोन अबाउट द मीटिंग ही डैश देयर ऑन टाइम। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं कि हमारे पास 4 स्ट्रक्चर होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। लेकिन 4 स्ट्रक्चर्स के साथ साथ आपने याद रखना है कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन भी होता है, इन्वर्जन के स्ट्रक्चर भी होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। और इन्वर्जन हम किसको बोलते हैं? इन्वर्जन जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो तब हम उसको इन्वर्जन बोलते हैं। वैसे क्या होता है कि हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो हम इसको इन्वर्टेड इन्वर्जन, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर में मैं आपको चारों इन्वर्जन के स्ट्रक्चर बता देता हूं। और कंडीशनल स्ट्रक्चर में इन्वर्जन के स्ट्रक्चर क्या होता है? जब आप सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, आप इफ से स्टार्ट नहीं करते। जैसे देखिए हमारे पास सबसे पहले होता है जीरो कंडीशन। वैसे तो जीरो कंडीशन को इफ से स्टार्ट किया जाता है और दोनों क्लॉजेज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन इन्वर्जन में हम जीरो कंडीशन का इन्वर्जन नहीं बनाते क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको हम इन्वर्जन में नहीं लेकर के जाते। उसके बाद हमारे पास होता है फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में आप जानते हैं हम सेंटेंस को इफ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, सेकंड क्लॉज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। लेकिन जब आप इसका इन्वर्जन बनाएंगे तो आपने याद रखना है, आपने सेंटेंस को स्टार्ट करना है शुड से। शुड के बाद आपके पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सेकंड क्लॉज आपने बिल्कुल चेंज नहीं करनी, यानी कि सेकंड क्लॉज में आपके पास एज यूजुअल बेटे क्या रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनेट रहेगा। इसी तरह आपके पास सेकंड कंडीशन है और सेकंड कंडीशन में आप जानते हैं कि सेकंड कंडीशन में आप फर्स्ट क्लॉज को ट्रांसलेट करते हैं, इफ लिखते हैं, इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं और फिर आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन जब आप इन्वर्जन लिखेंगे तो आपने इफ वाले सेंटेंस की बजाय, इफ की बजाय सेंटेंस को स्टार्ट करना है वर से। वर के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है और यहां पर जो आपने वर्ब की फॉर्म यूज करनी है वो आपने याद रखना है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और अगेन वही बात कि आपने अपने सेकंड क्लॉज में कुछ भी चेंज नहीं करना, वहां पर आपने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। इसके बाद आपके पास है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब थर्ड कंडीशनल को आप इफ की बजाय स्टार्ट करने के किससे स्टार्ट करते हैं? हेड के साथ। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद सेकंड क्लॉज को आपने याद रखना है, चेंज नहीं करना होता। तो सेकंड क्लॉज में आपके पास क्या आएगा? सेकंड क्लॉज में आपके पास वुड आएगा, वुड के साथ हैव आएगा और हैव के साथ हमें कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। यानी कि थर्ड जो सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड क्लॉज है कंडीशनल सेंटेंसेस की, उसमें हम इन्वर्जन में कोई चेंज नहीं करते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का इन्वर्जन सेंटेंस है।
तो इसके लिए हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है। हम सेकंड क्लॉज को मुकम्मल करने के लिए बेटे क्या लिखेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि वुड हैव बीन आएगा, ना तो विल बी आएगा, ना ही वुड बी आएगा, ना ही हैज बीन आएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। ये इन्वर्जन है कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। जीरो कंडीशन का इन्वर्जन आपके पास नहीं होता। और इन्वर्जन कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्या कब बोलते हैं, जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस को इफ की बजाय हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेन डैश वर्स। अब देखें यहां पर ये जो कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है ना, इस कंपैरेटिव डिग्री को याद रखिएगा। जब भी हमने कोई भी स्लो कॉन्टिन्यूस चेंज बताना होता है, जब भी हमने एक स्लो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बताना होता है ना, तो हम स्लो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो कॉन्टिन्यूस चेंज के लिए क्या करते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने कौन सा टेंस लिखना होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपने इसको इंडेफिनेट वगैरह में, परफेक्ट वगैरह में नहीं लेकर जाना। द पेन डैश वर्स, हम जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे देखें, मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूं, आपको दो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। मैं बोलता हूं ही इज बिकमिंग। अब जब मैं लिखूंगा ना ही इज बिकमिंग, इसका मतलब वो हो रहा है। अब मैं यहां पर वीक नहीं लिखूंगा, ही इज बिकमिंग, वो वीक नहीं हो रहा। मुझे यहां पर क्या लिखना होगा, ही इज बिकमिंग वीकर, बल्कि वो क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ये स्लो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ। इसको हम इंडेफिनेट के साथ भी लिखते हैं, लेकिन तब हमें दो कंपैरेटिव डिग्रीज को इकट्ठा लिखना होता है। जैसे देखें, इंडेफिनेट के साथ ये सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, हम बोलेंगे ही बिकेम, वो हो गया, वो बन गया, और क्या बन गया, वीकर एंड वीकर। वीकर एंड वीकर का मतलब क्या है कि वो कमजोर से कमजोर तर होता गया। जब आपने इंडेफिनेट लिखना है तो तब आपको दो कंपैरेटिव डिग्री के साथ एंड लिखना होगा, और अगर आपने कॉन्टिन्यूस लिखना है तो फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखनी होगी। ही इज बिकमिंग वीकर या ही बिकेम वीकर एंड वीकर। ये दोनों स्ट्रक्चर अगर आप याद रखेंगे, दोनों सेंटेंसेस याद रखेंगे, तो आपको दोनों स्ट्रक्चर याद रह जाएंगे। अब यहां पर चूंकि हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है, इसलिए यहां पर ना तो हम ग्रोथ लिख सकते हैं, ना ग्रो लिखेंगे, ना ग्रोन लिखेंगे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा इज ग्रोइंग। द पेन इज ग्रोइंग वर्स, बीमारी जो है, दर्द जो है, तकलीफ जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा बेटे, चार्ली, एंड इट ऑल बिकॉज ऑफ, याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद है आई डोंट लेट माई चिल्ड्रन। ये लेट को याद रखिएगा, जब भी आपने लेट लिखना है तो लेट के कंप्लीमेंट में आपने हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव लिखना है आपने। ठीक है, वैसे आप सेंटेंसेस लिखते हैं ना, जैसे अगर आप लिखते हैं लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो आप लेट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख रहे होते हैं, आप लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं। इसी तरह आपने लेट के कंप्लीमेंट में जो लिखना है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनिटिव बेस फॉर्म लिखनी है आपने। तो आई डोंट लेट माई चिल्ड्रन, प्लेइंग नहीं होगा, टू प्ले नहीं होगा, प्लेड नहीं होगा, बल्कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, आई डोंट लेट माई चिल्ड्रन प्ले वीडियो गेम्स। मैं अपने बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने नहीं देता, मैं अपने बच्चों को वीडियो गेम खेलने की इजाजत नहीं देता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। जहां पर भी लेट आएगा, लेट के साथ आपको कंप्लीमेंट में फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। लेकिन एक और बात भी याद रखिएगा, जब आप लेट लिखेंगे ना, तो एक वर्ब के लिए तो आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे मैं बोलता हूं लेट हिम गो, और क्या करने के लिए जाने दो, कहां जाने दो, टू प्ले क्रिकेट। जब मैं आपको बोलूंगा ना लेट हिम गो, तो फिर तो मैं सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा, गो लिखूंगा, जैसे हमने यहां पर लिख दी। लेकिन अगर उसके आगे हमें कोई और वर्ब लिखना होगा ना, तो फिर हम उसके लिए इन्फिनिटिव लिखेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, याद रखिएगा। जैसे सेंटेंस बनेगा लेट हिम गो टू प्ले क्रिकेट। अब ये जो गो है ये लेट की वजह से लिखा गया, और ये जो टू प्ले है ये किसकी वजह से लिखा गया है, गो की वजह से लिखा गया है। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा, हम गो के बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद जब अगेन वर्ब आएगा तो उसको हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लिखना है। तो यहां पर हमारे पास लेट की वजह से बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पुलिस मेड हिम। मैं आपको पहले भी बता चुका,
आपके पास मेक और मेड के दो स्ट्रक्चर्स हैं। आपने याद रखना है, अगर आपके सेंटेंस में मेक और मेड लिखा हुआ है तो आपने जस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? आपने मेक और मेड के लिए जस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। और अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखी हुई है, अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखी हुई है तो इसका क्या मतलब है कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। और पैसिव स्ट्रक्चर के लिए हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और बी फॉर्म मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूं, बी फॉर्म याद रखिएगा। जहां पर भी हम बी फॉर्म की बात करें, बी फॉर्म का मतलब बेटे क्या है? इज एम आर। बी फॉर्म का मतलब क्या है? वाज और वर। बी फॉर्म का मतलब क्या है? बीन और बीइंग। यानी कि मैं कहीं पर भी आपको कहूं ना कि यहां पर बी फॉर्म आएगी तो ऐसा होगा, तो आपने समझ जाना है कि बी फॉर्म का मतलब क्या है। यहां पर इज एम आर हो सकता है, वाज वर हो सकता है, यहां बीन और बीइंग हो सकता है। तो यहां पर चूंकि मेड लिखा हुआ है और मेड के साथ आगे उससे पहले बी फॉर्म नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब यहां पर हमें जो वर्ब की फॉर्म लिखनी है वो कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। तो हम टू पे नहीं लिखेंगे, पेड नहीं लिखेंगे, पेइंग नहीं लिखेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? पे होगा। पॉजिटिव वर्ब मेक और मेड के दो स्ट्रक्चर होते हैं आपके पास। उसके बाद है आपके पास रोब इज हैविंग हिज हाउस। अब ये जो हैविंग है ना, इसको भी समझ लीजिएगा। हैविंग, वैसे तो हम पूरी इंग्लिश में हैविंग को 5 जगह पर यूज करते हैं। मैं आपको 5 की 5 ही बता देता हूं। नंबर 1, हम जब भी किसी चीज की पोजेशन बतानी होती है ना, जब भी किसी चीज की पोजेशन बतानी होती है तो हम हैव यूज करते हैं या हैड पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। हम बोलते हैं आई हैड अ पेन, आई हैव अ पेन, ठीक है। वो तो हम समझते होंगे। इंग्लिश में जब हमने बचपन में सीखना शुरू किया था इंग्लिश को, तो हमने सबसे पहले सेंटेंसेस ही हैज हैव वाले सीखे थे। दूसरा, हमें जब कोई काम फोर्सफुली करना पड़ता है, मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है फोर्सफुल एक्शन के लिए, जैसे मैं बोलता हूं मरीज को दवाई खानी पड़ती है, तो आप ऐसी सूरत में क्या करते हैं? आप ऐसी सूरत में हैज हैव हैड लिखते हैं और आप हैज हैव हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर देते हैं? आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव लिख देते हैं। आप क्या लिखते हैं? द पेशेंट हैज टू टेक मेडिसिन, द पेशेंट हैड टू टेक हिज मेडिसिन। जब पास्ट में जाना होगा तो डेफिनेटली हैज हैव की बजाय क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे। फिर आप जानते हैं कि हम हैज हैव हैड को परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं, और परफेक्ट टेंसेस में हम इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ प्रेजेंट में थर्ड फॉर्म, हैड के साथ पास्ट में थर्ड फॉर्म, विल हैव और शैल हैव के साथ फ्यूचर में हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद दो स्ट्रक्चर हमारे आते हैं कॉजिटिव एक्शन के हैज हैव हैड के साथ। देखें पॉजिटिव एक्शन क्या है? जब हमने कोई काम करवाना हो, अभी हुआ ना हो, हमने करवाना है। जैसे मैं बोलता हूं मैंने अपनी गाड़ी धुलवानी है, मैंने अपना घर पेंट करवाना है। जैसे ये सेंटेंस है, रोब इज हैविंग हिज हाउस पेंट, हाउस डैश, रोब अपना हाउस पेंट करवाने वाला है। अब जब भी आप इस तरह लिखेंगे तो आपने दो बातें याद रखनी है। आपके सेंटेंस में अगर हैज हैव हैड लिखा हुआ है और हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद फॉरन वर्ब आ जाएगा, तो इसका मतलब आप टेंस लिख रहे हैं, और फॉरन वर्ब के लिए तो आपने लाजमी तौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। लेकिन अगर हैज हैव हैड के बाद सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट लिखा होगा ना, तो फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। और अगर कोई पर्सन लिखा हुआ होगा तो फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे ये सेंटेंस देखिएगा, रॉब इज हैविंग। अब हैविंग भी चूंकि हैव की आईएनजी फॉर्म है तो हम इसको ये स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। हैविंग हिज हाउस, अब हिज हाउस हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से हम यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर पर्सन होता तो फिर हम कौन सी फॉर्म लिखते? फर्स्ट फॉर्म लिखते। तो हम यहां पर टू पेंट नहीं लिखेंगे, पेंट नहीं लिखेंगे, पेंट्स नहीं लिखेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा पेंटेड। सेंटेंस कैसे चलेगा? रोब इज हैविंग हिज हाउस पेंटेड नेक्स्ट वीकेंड। रोब अगले हफ्ते अपने घर को पेंट करवाने वाला है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि ये एक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ होता, अभी होना होता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद है हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर भी हमारे पास गेट और गोट के दो स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपके सेंटेंस में गेट और गोट लिखा हुआ है तो डेफिनेटली गेट और गोट के साथ हमारे पास क्या होगा? हम क्या करेंगे? आई गॉट माई कार वॉश्ड। जैसे हमने बोलना होता ना कि मैंने अपनी गाड़ी धुलवाई,
किससे धुलवाई ये हम नहीं लिखते। तो ऐसी सूरत में हम गेट और गॉट के साथ क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट की सूरत में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। लेकिन जब आप गेट और गॉट के साथ ऑब्जेक्ट लिखने की बजाय पर्सन मेंशन करेंगे तो आपने याद रखना है पर्सन मेंशन करने के लिए आपने थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखनी है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे आपका सेंटेंस चलेगा जूलिया गॉट हर हस्बैंड। अब देखें गॉट के बाद आपके पास क्या आ गया, हस्बैंड आ गया, मतलब आपके पास पर्सन आ गया। तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है बेटे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यहां पर आप बाइंग नहीं लिखेंगे, यहां पर आप बाय नहीं लिखेंगे, बायज नहीं लिखेंगे, बल्कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, टू बाय होगा। और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, हमने पास पेपर जो पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था 2 साल के वैसे पास पेपर को हमने डिस्कस किया, 2023 को, थर्ड को, 2024 वाले पेपर को, 4 वाले पेपर को। तो मैंने आपको कहा था बेटे याद रखिएगा आपके पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है ना वो वर्ब्स के हैं, टेंसेस के हैं, पॉजिटिव वर्ब्स के हैं, अनयूजुअल स्ट्रक्चर के हैं, कंडीशनल, यानी कि वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके पास। तो अपने वर्ब को जरा अच्छा कर लें। जिन स्टूडेंट का वर्ब अच्छा नहीं है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, ऑर्डर तो मैं कर नहीं सकता तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो वर्ब वाले लेक्चर लाजमी तौर पर देख लें ताकि गलती कोई ना हो उनसे। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। When we were little our parents used to, मैं आपको used to के स्ट्रक्चर पहले भी बता चुका। used to के हमारे पास 4 स्ट्रक्चर हैं। सब्जेक्ट आएगा, used to आएगा, तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है बेटे, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले अगर सब्जेक्ट के बाद used to से पहले अगर बी फॉर्म लिखी हुई है, यानी कि इज एम आर वाज वर लिखा हुआ है, तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म की बजाय क्या लिखना है, आईएनजी फॉर्म लिखनी है। जैसे हम लिखेंगे ही यूज्ड टू गो देयर और ही वाज यूज्ड टू गोइंग देयर। और अगर आपके पास सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में गेट और गॉट लिखा हुआ है, जैसे आपके पास पास पेपर के क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो ऐसी सूरत में भी आपने यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखनी है, आईएनजी फॉर्म लिखनी है। और ये तीनों स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट के साथ है ना, ये तीनों स्ट्रक्चर आपके पास कौन से हैं, एक्टिव वॉइस के हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, जब आपका सेंटेंस सब्जेक्ट की बजाय किससे स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने पर बी फॉर्म लाजमी आनी है। आप पैसिव वॉइस सेंटेंस को बी फॉर्म के बगैर नहीं बना सकते, याद रखिएगा। फिर आपने यूज टू लिखना है और यूज टू के बाद आपने पैसिव वॉइस सेंटेंस होने की वजह से वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो यहां पर आप देखेंगे व्हेन वी वर लिटिल, जब हम छोटे थे, अब ये क्लॉज लैदा हो गई। उसके बाद कहता है आर पेरेंट्स, सब्जेक्ट आ गया, यूज टू आ गया, और जब सब्जेक्ट और यूज टू आ जाएगा तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है बेटे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। आर पेरेंट्स यूज्ड टू, लेटिंग नहीं होगा, लेट्स नहीं होगा, टू लेट नहीं होगा, बल्कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, लेट चलेगा। पहला ही स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, लेट। ये चारों स्ट्रक्चर्स आपने यूज टू के याद रखने हैं, ध्यान में बिठाने हैं। उसके बाद द कार स्टॉप्ड डैश द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अब याद रखिएगा किसी भी चीज के ऊपर फिजिकली होना तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। लेकिन किसी चीज के साथ खड़े हुए होना, जैसे देखिए अगर मैं कहता हूं कि हम, वो दरवाजे पर खड़ा है, तो वो ऑन द डोर तो नहीं खड़ा ना, वो कहां पर खड़ा है, एट द डोर खड़ा है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं कि हम टेबल पे बैठे हैं, तो एक्चुअल में हम टेबल पर नहीं बैठे होते, हम टेबल के साथ बैठे हुए हैं, ऑन द चेयर बैठे हुए होते हैं। टेबल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एट द टेबल, ऑन द चेयर होगा। तो यहां पर भी हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास खड़े हुए होते हैं, इसलिए हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, एट चलेगा, ऑन नहीं होगा, इन नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास वुड यू माइंड मूविंग, यू आर रादर डैश द वे। अब ये जो डैश द वे है ना, ये 2 प्रेपोजिशंस हैं, ये याद रखिएगा। एक आपके पास है ऑन द वे और एक आपके पास है बेटे इन द वे। ऑन द वे आप कहते हो जब आप किसी को बोलते हो कि मैं रास्ते में हूं, मैं आ रहा हूं, ठीक है। हम बोलते हैं ना रास्ते में हूं, सड़क पर हूं, मैं आ रहा हूं, रास्ते में होना, ठीक है। रास्ते में होना मतलब सफर में होना, ठीक है। रास्ते में होना का मतलब क्या है, सफर में होना। इन द वे का मतलब होता है किसी शख्स की, किसी जगह की के रास्ते में रुकावट बनना, ठीक है। क्या बनना, रुकावट बनना। जब आप किसी रास्ते में रुकावट बनते हैं किसी चीज की तरह, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इन द वे। जैसे आप सेंटेंस पढ़ेंगे, वुड यू माइंड मूविंग
आप जरा थोड़ा सा साइड पर हटेंगे, यू आर रादर डैश द वे हेयर, आप यहाँ रास्ते में खड़े हुए हैं, मतलब आप रुकावट बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट प्रेपोजिशन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? इन। ऑन सफर के लिए यूज होता है, बाय नहीं होता, एट नहीं होता, करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा? इन। उसके बाद है हमारे पास वी वर्कड डे एंड नाइट, हमने दिन रात काम किया। वी कुड नॉट मीट द डेडलाइन, लेकिन हम डेडलाइन को नहीं हासिल कर सके, हम डेडलाइन पर अपना काम पूरा नहीं कर सके। इसका मतलब काम करने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो सका, तो हम यहां पर दो नहीं लिखेंगे, बट लिखेंगे। बट लिख सकते हैं हम, लेकिन हमें यहां पर बट लिख क्यों नहीं सकते? क्योंकि यहां पर सेमी कलोन है और कॉमा है। सेमी कलोन और कॉमा आपने याद रखना है, जब भी हमारे पास होता है तो हमने क्या करना होता है? हमने क्या करना होता है बेटे, आपने याद रखना है, सेमीकोलन और कॉमा की वजह से हमें कंजंक्टिव एडवर्ब चाहिए होता है इन दोनों की वजह से, और कंजंक्टिव एडवर्ब हमारे पास कौन सा है? बट है। अगर सिर्फ यहां पर कॉमा लिखा हुआ होता ना तो मैं बट लिख देता, लेकिन अगर सेमीकोलन और कॉमा लिखा हुआ है तो फिर मैं क्या लिखूंगा? हाउएवर, जबकि हाउएवर और बट का मीनिंग दोनों का यहां पर बिल्कुल क्या है? सेम है, कंट्रास्ट के लिए यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, द रेस्टोरेंट गेंड पॉपुलैरिटी। गेंड पॉपुलैरिटी डेफिनेटली जब कोई शोहरत पाता है, शोहरत हासिल करता है तो किसी अच्छी वजह से शोहरत हासिल होती है, नहीं तो पॉपुलैरिटी को हम पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर टेस्टलेस होना, ब्लांड यानी कि ये भी टेस्टलेस की सूरत में आप समझें, सिंपल की वजह से भी किसी को कोई पॉपुलैरिटी रेस्टोरेंट को नहीं मिलती, स्लो होने की वजह से नहीं मिलती। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा? डिलीशियस और कर्टियस। ठीक है, फॉर इट्स डिलीशियस कुजीन बट आल्सो फॉर इट्स कर्टियस सर्विस। कर्टियस मतलब अच्छी सर्विस, काइंड सर्विस, हम्बल सर्विस। उसके बाद इन ऑर्डर टू डैश देयर पावर एंड यूनिटी, रिच लैंड ओनर्स often married other members of the dash noble classes in order to dash their power, अपनी पावर और यूनिटी को बरकरार रखने के लिए। तो हम यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा लिखेंगे बेटा? हम यहां पर लिखेंगे प्रिजर्व और वेल्दी। अपनी दौलत और यूनिटी को बरकरार रखने के लिए कोई भी लोली की तरफ नहीं जाएगा, इमिटेट पहले वाले में सूट नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेंगे? प्रिजर्व। उसके बाद है हमारे पास इवन दो द एग्जाम वाज डैश द स्टूडेंट कंप्लीटेड इट विद सरप्राइजिंग डैश। इवन दो का मतलब क्या है कि अगरचे, अगरचे मतलब प्लस माइनस में चला गया, कंट्रास्ट में चला गया। तो कहता है अगरचे एग्जाम टफ था लेकिन बच्चों ने बड़ी आसानी के साथ उसे क्या किया? सॉल्व कर लिया। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? अल्फा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, द ऑथर्स टोन इन द एसे वाज बोथ एंड, और मैंने आपको बताया जब बोथ एंड होता है तो यहां पर दो एक जैसी चीजें होनी चाहिए। डीप कंसर्न, जब आप किसी चीज के बारे में डीप कंसर्न देते हैं तो इसका मतलब यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग एंड यू आर थॉटफुल। आप पैशनेट हैं और थॉटफुल हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा? बीटा। लेकिन आप सोशल जस्टिस के लिए अपने डीप कंसर्न शो कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सार्कास्टिक तो नहीं हो सकते, आप उसका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, इनडिफरेंट तो नहीं हो सकते, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कैजुअल तो नहीं हो सकते, आप क्या होंगे? पैशनेट और थॉटफुल। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, although many problems are dash others are not so। अब देखिए जैसे हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और although की बात करते हैं तो कंट्रास्ट आ जाता है। प्रॉब्लम्स के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज करना होता है? सिंपल। प्रॉब्लम के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज करना होता है? इजी, यानी कि सिंपल और इजी हमारे पास कंट्रास्ट आता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? अल्फा। डिफिकल्ट के साथ आप एफर्टलेस वर्ड यूज यहां पर सूट नहीं करता। लेंथी शॉर्ट, हम प्रॉब्लम के लिए तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो प्रॉब्लम लेंथी थी या वो प्रॉब्लम शॉर्ट थी। कंप्लेक्स और इंपॉर्टेंट, कंट्रास्ट, यहां पर एनर्जी क्रिएट नहीं होती हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? अल्फा, सिंपल और इजी। उसके बाद चलेंगे जी एनर्जी, और एनर्जी हम पहले बात कर आए हैं कि एनर्जी का मतलब हमारे पास क्या है? लॉजिकल रिलेशन। आप जैसे देखिए ब्रदर सिबलिंग, बाय डेफिनेशन ब्रदर क्या होता है? सिबलिंग होता है। इसी तरह बाय डेफिनेशन फादर किस में शामिल होता है? पेरेंट्स में शामिल होता है। जैसे मैं अपनी बहन भाइयों को सिबलिंग बोलूंगा, इसी तरह मैं अपनी वालदा और वालिद को क्या बोलूंगा? पेरेंट्स बोलूंगा। ट्रेन जो है वो कहाँ पे चलती है जी? ट्रेन पटरी पर चलती है, रेल रोड पे चलती है। इसी तरह ट्रक कहाँ पे चलता है? हाईवे पे चलता है। हेलीकॉप्टर क्लाउड पर नहीं चलता, फिजिकल वो उसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, वो हवा में उड़ रहा होता है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? चार्ली। उसके बाद स्केप्टिकल,
स्केप्टिकल हमने पहले भी पढ़ा, स्केप्टिकल हम किसको बोलते हैं? सिनिकल को बोलते हैं। सिनिकल का मतलब क्या है? डाउटफुल। जिस बंदे को शक्को शुबात होते हैं, जो शक्की होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? स्केप्टिकल बोलते हैं। और स्केप्टिकल और बिलीफ दोनों एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, जो स्केप्टिकल होता है उसके पास क्या नहीं होता? उसके पास बिलीफ नहीं होता, वो किसी चीज पर यकीन नहीं करता। तो इसी तरह जो होमलेस होता है उसके पास क्या नहीं होती? शेल्टर नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। बाकी कोई एनर्जी क्रिएट नहीं होती। सेम इसी तरह सनस्क्रीन और स्किन, जिस तरह सनस्क्रीन क्या फंक्शन करती है? हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करती है। इसी तरह आर्मर भी क्या करता है? हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। जंग में आर्मर बोलते हैं ना हम जंग को, जंग में इस्तेमाल होने वाले आर्मर को हम बोलते हैं। तो जिस तरह सनस्क्रीन हमारी स्किन की हिफाजत करता है, इसी तरह आर्मर क्या करता है? हमारी बॉडी की हिफाजत करता है। उसके बाद है लायर ऑनेस्टी। जो बंदा लायर होता है उसके पास क्या नहीं होती? ऑनेस्टी नहीं होती। और जो बंदा फूल होता है उसके पास क्या नहीं होती? विजडम नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? चार्ली। उसके बाद है बेटे हमारे पास डाउनपोर रेन। जो बारिश हो रही होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता सी फुहार डल रही होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक तरह की बारिश है। इसी तरह ब्लिजर्ड हम एक तरह के स्नो को बोलते हैं। बर्फबारी के बहुत सारे या बारिश के भी बहुत सारे आपके लिए ना रवैये होते हैं ना, मोड होते हैं। इसी तरह डाउनपोर भी रेन का एक रवैया है, तरीकाकार है, और ब्लिजर्ड भी स्नो का एक तरीकाकार है। विजर्ड जो होता है, जो जादूगरनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो उसका क्या होना जरूरी है? मैजिकल होना जरूरी है। इसी तरह किंग का क्या होना जरूरी है? रॉयल होना जरूरी है। जिस तरह मैजिकल होना विजर्ड की एक इनहेरेंट क्वालिटी है, इसी तरह रॉयल होना किंग की क्या है? एक इनहेरेंट क्वालिटी है। उसके बाद आपके पास मिसफॉर्चून और लक। मिसफॉर्चून और लक एक दूसरे का क्या है? आपके पास ऑपोजिट है। ठीक है, जो मिसफॉर्चून होती है जहां पर, वहां पे लक नहीं होती। तो यहां पर हमारे पास जहां पर विक्ट्री होती है वहां पर क्या नहीं होती? डिफीट नहीं होती। जिस तरह मिसफॉर्चून और लक एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसी तरह विक्ट्री और डिफीट भी एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। कॉफी और टी तो काइंड है, ये यहाँ पर सूट नहीं करता। लाइफ और बर्थ सिनोनिम है। हाँ, अगर लाइफ और डेथ होता तो फिर हम जरूर इसके ऊपर सोचते, ये ऑपोजिट वर्ड होते। शुगर और साल्ट जो है ये बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है। नमकीन और मीठा होना, बल्कि अगर आप बोलेंगे ना मीठे के लिए, तो उसके ऑपोजिट में जो वर्ड आएगा वो कड़वा जरूर आ सकता है, सावर जरूर आ सकता है, लेकिन साल्टी नहीं आ सकता। ये ऑपोजिट नहीं होंगे, याद रखिएगा। वूल कहाँ से आती है जी? सोर्स एनर्जी है, वूल आती है शीप से। तो लेदर कहाँ से आता है जी? लेदर आता है काऊ से। मेटल ट्री से नहीं आता। पेपर रॉक से नहीं आता। वुड माउंटेन से नहीं आती, बल्कि वुड ट्री से आती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा अल्फा। उसके बाद इंजन इज अ पार्ट ऑफ कार। इसी तरह डे इज नॉट अ पार्ट ऑफ नाइट। पिक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रेम। क्लब इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेंबर। ये तीनों एनर्जी नहीं है, बल्कि लेंस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। जिस तरह इंजन काम करता है कार में, इसी तरह लेंस काम करता है किसमें? माइक्रोस्कोप में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा है? अल्फा। उसके बाद आपके पास रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीडिंग कंप्रीहेंशन का आसान है पैराग्राफ, लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं 5 टेस्ट्स के बाद, मॉक टेस्ट 5 के बाद, ये जो रीडिंग कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ होगा ना, ये थोड़ा सा मैं लॉन्ग करने वाला हूं। ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आप थोड़ा लॉन्ग पैराग्राफ पढ़ के आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है, आसान था वैसे तो ये पैराग्राफ रिलीजन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिलीजन बिकम्स डेंजरस व्हेन इट। जब डेंजरस कब होता है? जब इसको क्या किया जाता है? इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। जब इसको किसके लिए यूज किया जाता है? पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास है ना, इन टू हमारे पास सेंटेंस है, व्हेन फेथ इज रिड्यूस्ड टू। रिड्यूस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इस हद तक रह जाना, कम हो जाना। कहां तक कम हो गया जी? स्लोगन और पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट। इट्स स्पिरिचुअल एसेंस इज लॉस। उसकी जो रूहानी एसेंस है ना, जो रूहानी अहमियत है, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा चार्ली। उसके बाद बोलता है द सेक्रेड नेचर ऑफ रिलीजन इज थ्रेटन्ड बाय। ये किससे है जी? हमारे पास थ्रेटन्ड है। In today's globalized world, the sacred nature of religion faces new challenges. ये किसकी वजह से न्यू चैलेंजेस हैं जी? ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की वजह से। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? ग्लोबलाइजेशन एज एंड मिसयूज। उसके बाद हमारे पास ट्रू रिलीजन एज सजेस्टेड इन द पैसेज एम्फसाइजेज। हमारा जो ट्रू रिलीजन है वो किस चीज पर एम्फसाइज करता है? देखें,
हमारा जो ट्रू रिलीजन है वो एम्फोसाइज करता है, देखें कहता है ट्रू रिलीजियोसिटी द पैसेज सजेस्ट इज नॉट एक्सप्रेस थ्रू रिजिड डॉगमा बट थ्रू ह्यूमिलिटी काइंडनेस एंड जस्टिस। कोई भी रिलीजन जो है वो किस चीज पर स्ट्रेस करता है, मजहब स्ट्रेस करता है ह्यूमिलिटी पे, काइंडनेस पे और जस्टिस पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बीटा। उसके बाद हमारे पास द ऑथर्स टोन टुवर्ड रिलीजन इज, जो रिलीजन के तरफ उसकी टोन है वो हम समझ रहे हैं वो क्या है, बड़ी थॉटफुल है, रेवरेंट है। वो अपने रिलीजन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे रिलीजन को खराब किया गया है जबकि रिलीजन बड़ी अच्छी चीज है और हमें बड़ा अच्छा लेसन देती है। तो इसका मतलब ही इज थॉटफुल अबाउट रिलीजन। उसके बाद है जी द पैसेज कंक्लूड्स डैट, पैसेज आखिर पर क्या कहता है, कंक्लूड का मतलब होता है खत्म करना, आखिर में कुछ देना। डैट रिलीजन स्टे सेक्रेड व्हेन क्या होता है जी, आखिर पे क्या कहता है, अल्टीमेटली रिलीजन रिमेन सेक्रेड व्हेन इट अपलिफ्ट्स द ह्यूमन स्पिरिट नॉट व्हेन इट डिवाइड्स सोसाइटीज। इट्स एसेंस लाइज नॉट इन डोमिनेंस बट इन डिवोशन एंड एथिकल लिविंग। ये लाइन से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि मजहब जो है वो सेक्रेड रहेगा अगर हम उसकी क्या करेंगे, स्ट्रेंथन एथिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, जब आप उसको एथिकल और स्पिरिचुअल लाइफ पर करेंगे तो हम हमारा जो रिलीजन है वो क्या रहने वाला है, सेक्रेड रहने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा बीटा। तो ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चन बेटे रीडिंग कंप्रीहेंशन के। उसके बाद देखें मैंने आपको वोकैब जो है पहले से दे दी, आपने ये वोकैब पहले से याद कर ली है, आपके पास सारे सिनोनिम्स हर वर्ड के मौजूद हैं। तो मैं अब ऐसा नहीं करने वाला कि मैं हर वर्ड को एक्सप्लेन करता जाऊं, मैं आपको जस्ट क्या करता जा रहा हूं, मैं आपको की बताता जा रहा हूं। ठीक है, कॉजेंट के लिए आपने जो सिनोनिम रखना है वो है आपके पास कन्विंसिंग। इसके बाद इमिनेंट मतलब मुसल्लत होना, अपकमिंग यानी कि अप्रोचिंग। उसके बाद बिनोविलेंट आप समझते हैं, रहमान को बोलते हैं, हम काइंड को बोलते हैं, रहम करने वाले को बोलते हैं, अच्छा बिहेव करने वाले को बोलते हैं। तो सिनोनिम क्या बनेगा, काइंड। रिब्यूक आप पता है कंडेम करने वाले को बोलते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले को बोलते हैं। तो हमारे पास सिनोनिम क्या होगा, स्कॉल्डिंग। वाइवेड आपको पता हम क्लियर को बोलते हैं, तो हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा, ब्राइट। उसके बाद एलोक्वेंट आपको पता है आप एक्सप्रेसिव को बोलते हैं, जो बड़ा अच्छा बोल सकता है, मुकर्रर होता है बड़ा अच्छा, परसुएसिवनेस हम होती है उसमें। तो हमारे पास यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा, परसुएसिव। इम्पार्शियल आपको पता वो बोलते हैं जो प्रेजुडिस नहीं होता, जो बाइस नहीं होता, इम्पार्शियल होता है, न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास करेक्ट सिनोनिम कौन सा बनेगा, फेयर। फोर्टिट्यूड बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, ब्रेवरी को सब्स्टिट्यूट कर दें किसके साथ, फोर्टिट्यूड के साथ। करेज को बोलते हैं हम, ब्रेवरी को हम बोलते हैं फोर्टिट्यूड। एसिडुअस हम बोलते हैं जो बड़ा ही डिलीजेंट होता है, विजिलेंट होता है, केयरफुल होता है। रेटिसेंट याद रखिएगा, रेटिसेंट हम किसको बोलते हैं, जो भी बंदा भी शाय होता है। ठीक है, जो बंदा भी शाय होता है ना हम उसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं। रेटिसेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, जो बंदा बड़ा रिजर्व्ड होता है, जो बंदा बड़ा साइलेंट होता है, जो एक्सप्रेसिव नहीं होता। ठीक है, जो बातचीत ज्यादा नहीं करता, अपनी दुनिया में रहता है, इंट्रोवर्ट होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा बेटे, शाय। इसके बाद हमारे पास एंटोनिम्स हैं। क्लोजल हम बोलते हैं ह्यूज को या जेनेटिक को, बहुत बड़े को, और इसका एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, टाइनी। इसके बाद हमारे पास है बिनाइनेंट। बिनाइनेंट का आप जानते हैं, बिनाइनेंट हम किसको बोलते हैं, काइंड को बोलते हैं, जेंटल को बोलते हैं। तो यहां पर इसका एंटोनिम हमारे पास बेटे क्या होगा, क्रूअल। प्रोटेक्टेड बड़ा ही खूबसूरत, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, प्रोटेक्टेड। प्रोट्रैक्टेड याद रखिएगा, हम इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड को, बड़े हुए को। ठीक है, एक्सटेंडेड को हम एक्सटेंडेड को बोलते हैं, हम बोलते हैं एक बड़ा ही अच्छा वर्ड होता है प्रोलॉन्ग्ड, लंबा किया हुआ, बड़ा किया हुआ। तो यहां पर इसका एंटोनिम हमारे पास बेटे क्या चलेगा, ब्रीफ। डिक्रिप्ट आप जानते हैं, डिक्रिप्ट हम किसको बोलते हैं, पुराने को, टूटे फूटे को, ओल्ड को, वॉर्न आउट को। तो यहां पर इसका एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, न्यू। ओल्ड का एंटोनिम डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, न्यू। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, जो दूसरों के लिए क्या होता है, नमूना होता है, मॉडल होता है। और उसके ओपोजिट में हम किस पे जाएंगे, शेमफुल पे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बेटे कौन सा वर्ड है, हमारे पास वर्ड है क्लीमेंसी। और क्लीमेंसी भी याद रखिएगा, क्लेमेंसी जैसे अभी हमने ऊपर वर्ड पढ़ा था ना बिनोविलेंट, तो बिनोविलेंट तो एडजेक्टिव है ना, क्लेमेंसी नाउन है। हम काइंडनेस को बोलते हैं, मर्सी को बोलते हैं।
ठीक है, लीनियंसी को बोलते हैं, काइंडनेस को, मर्सी को लीनियंसी को बोलते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है क्लीमेंसी, क्रिश्चियन चर्च का वर्ड है क्लीमेंसी। तो ये इसका ऑपोजिट हमारे पास कौन सा वर्ड होगा बेटे, याद रखिएगा क्रुएलिटी। उसके बाद आपके पास प्रिकेरियस, प्रिकेरियस याद रखिएगा आपके पास वर्ड है जिसको हम बोलते हैं प्रिकेरियस, हम बोलते हैं, याद रखिएगा, अनस्टेबल को, अनसर्टन को। ठीक है, यहां पर की इसकी गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये अनस्टेबल और अनसर्टन को हम बोलते हैं। यहां पर हम अनस्टेबल नहीं लिखेंगे, यहां पर हमारे पास इसका ऑपोजिट क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, बीटा चलेगा। उसके बाद आपके पास क्या है, गॉन्ट। गॉन्ट हम हिज गॉन्ट फेस शॉर्ट ईयर्स ऑफ हार्डशिप। वैसे हम गॉन्ट किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं वीक, दुबला पतला। ठीक है, और इसका ऑपोजिट हम क्या बोलेंगे बेटे, प्लम्प। प्लम्प हम किसको बोलते हैं, मोटा ताजा खूबसूरत, जिसको आप क्या वर्ड बोलते हैं, चब्बी बॉय बोलते हैं, चब्बी गर्ल बोलते हैं, मोटी ताजी। उसके बाद आपके पास है द एम्प्लॉयर सर्वाइल एटीट्यूड। सर्वाइल एटीट्यूड का मतलब आपके पास क्या है, सर्वाइव का मतलब, सर्वाइल का मतलब होता है ओबीडियंट। ठीक है, सर्वाइल का मतलब क्या है आपके पास, ओबीडियंट। ठीक है, हम्बल, जब बात मानने वाला जो एटीट्यूड होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें यहां पर उसका चाहिए एंटोनिम। तो एंटोनिम इसका हमारे पास क्या होगा, असर्टिव होगा। असर्टिव कैसे होगा, सर्वाइल एटीट्यूड क्या होता है कि आप बात मान जाते हैं, असर्टिव क्या होता है कि आप बात मानते नहीं है बल्कि आगे से आर्ग्यू करते हैं, जिद करते हैं। टर्स वर्ड आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, टर्स का मतलब वैसे क्या होता है, शॉर्ट, लेकिन इसका ऑपोजिट यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, वर्डी। वर्डी मतलब हम क्या बोलेंगे, वर्डी मतलब लॉन्ग के सेंस में यहां पर यूज होगा, ज्यादा की सेंस में यूज होगा। जब हम बोलते हैं यार उसकी बात बहुत ज्यादा वर्डी थी, वर्डी मतलब उसने अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे अल्फाज यूज किए, बड़ी सारी लंबी चौड़ी बात की, प्रोलॉन्ग्ड कमेंट दिया, देन हम उसको क्या बोलते हैं बेटे, वर्डी बोलते हैं। तो ये था बेटे आपके पास मॉक टेस्ट 4, और उम्मीद है आपको सीखने के लिए बड़ा सारा कुछ मिला होगा, बहुत सारा कुछ नया आपने सीखा होगा। जो बात समझ में नहीं आई वो लाजमी पूछ लेनी है और कमेंट में अपने नंबर जरूर बताने हैं, ताकि मुझे पता चले कि जो हमने प्लान चेंज किया है, नए प्लान के मुताबिक आपका रिजल्ट आना कुछ अच्छा हुआ है या नहीं अच्छा हुआ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।